हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब से दादा का इंतकाल हुआ था तब से घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। हर चीज़ खराब हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अम्मी भी हर वक्त परेशान रहती थी। जब मैं उनसे कोई बात कहती तो वो मुझे कहती, तुम्हारे दादा ने हर चीज़ तबाह कर दी है। मैं उन्हें समझाती भी रहती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी थी। अब उनके जाने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। बहुत जल्द हमारी पूरी नस्ल तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। अम्मी जब इस तरह की बातें करती थी तब मैं बहुत परेशान हो जाती थी। जब मैं अम्मी से तफसील मांगती तब वो मुझे कोई बात भी नहीं बताती थी। मैं दादी अम्मा से जाकर पूछती तो दादी अम्मा भी मुझे यही कहती कि तुम्हारे दादा की एक छोटी सी गलती हमारी पूरी नस्ल को तबाह कर देगी। तुम बस दुआ करो कि वो हमें माफ़ कर दे और हमारी जान बख्श दे, वरना मैं अपने जवान पोते पोतियों को नहीं खोना चाहती। ये कहकर दादी अम्मी रोने लग जाती। मैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी मुझे बताने के लिए तैयार नहीं था। जब मैं अपने कज़न से या फिर अपने भाई से इस बारे में पूछती तो वो मुझे डांटकर खामोश करवा देते और कहते, तुम छोटी हो तो छोटी ही बन कर रहो, तुम्हें कोई हक नहीं है बड़ों के मामलात में टांग अड़ाने का। और फिर यूं हमेशा की तरह मैं खामोश हो जाती थी। और बहुत सारी बातें ऐसी थीं जो दिल ही दिल में दबा लेती थी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। मैं सहन में बैठी कपड़े धो रही थी जब अचानक ही मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर साइम खड़ा था, जो मुझे मुस्कुराती हुई नज़रों से देख रहा था। ये लड़का मुझे बहुत जहर लगता था। ये मेरी पुप्पो का बेटा था। जब मेरे दादा जिंदा थे तब भी ये हमारे घर में आता रहता था और अपना ज़्यादातर वक्त मेरे दादा के साथ ही गुजारता। मुझे उसकी आंखें पसंद नहीं थी, क्योंकि ये हमेशा ही बुरी नज़रों से मुझे घूरता था। इस बात का जिक्र मैं कई बार दादा के सामने भी कर चुकी थी, लेकिन दादा हर बार हंसकर मेरी बात टाल दिया करते और कहते, तुम्हारी गलत फहमी है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है और बहुत ही सुलझे हुए ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। मुझे यकीन है कि तुम उससे एक दो बार बात करोगी तो तुम्हें उसकी समझ आ जाएगी। लेकिन मैंने कभी भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। अगर वो मुझसे थोड़े फासले पर खड़ा होता तो मैं कोशिश करती थी कि इतना ही फासला और बरकरार रख सकूं। मुझे अपने इर्द गिर्द उसकी मौजूदगी बहुत जहर लगती थी। अभी घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ साइम था और मैं थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। जल्द ही उसे याद आ गया कि वो यहाँ पर दादा की अफसोस के लिए आया है। उसने जल्दी से अपना मुंह लटका लिया और कहने लगा कि नाना अब्बू की वफ़ात का अचानक सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, मगर इसमें सारा कसूर उनका अपना है। अक्सर ही उन्हें कहा करता था कि इस तरह का काम मत करें, लेकिन वो कभी भी मेरी बात नहीं सुनते थे। अब ना सिर्फ उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाल दी थी, बल्कि उसके साथ साथ तुम सब घर वालों को भी ख़तरे में डाल दिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम लोगों के साथ वो लोग कितना बुरा सलूक कर सकते हैं। साइम की बात सुनकर मैं बेचैन हो गई और उससे पूछने लगी कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आखिर दादा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से सब फिक्रमंद हो गए हैं? मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि वो सच में हैरान हो रहा है या मेरा मजाक बना रहा है। फिर वो मुझसे पूछने लगा, क्या तुम्हें वाकई अपने दादा अब्बू के बारे में मालूम नहीं है? तुम तो उनके बहुत ज़्यादा करीब थी। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कसम उठाते हुए कहने लगी कि मुझे वाकई इस बारे में कुछ नहीं पता और ना ही कोई मुझे बताने के लिए तैयार है। तो मेहरबानी करो और मुझे इस बारे में बता दो, ताकि मुझे भी कुछ ना कुछ इल्म हो जाए। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, माजरत करता हूँ प्यारी लड़की, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे चेहरे पर परेशानी नहीं देखना चाहता। ये कहकर वो दादा के कमरे की तरफ चल दिया।
लेकिन फिर सामने जाकर रुक गया और मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए कहने लगा, तुम्हारे दादा के कमरे को ताला किसने लगाया? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, यहाँ पर अम्मी ने ताला लगाया है और सबको यहाँ पर आने से मना भी किया हुआ है। कोई भी इस कमरे के अंदर दाखिल नहीं हो सकता और ना ही किसी को इस कमरे के सामने जाने की इजाज़त है। तुम भी वहाँ से जल्दी से हट जाओ। मेरी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और कहने लगा, वाह यार, तुम्हारी अम्मी भी हद करती हैं। मुझे वैसे सच कहूँ तो उनसे इसी बात की उम्मीद थी। ये कहकर वो हंसता हंसता दोबारा घर से बाहर निकल गया। काफ़ी दिन गुजर गए लेकिन वो हमारे घर लौट कर नहीं आया। उस दिन मुझे हैरत हो रही थी कि ना तो उसने मुझे अजीब व गरीब नज़रों से घूरा था और ना ही उसने मुझे कोई अजीब व गरीब बात कही थी, बल्कि वो बहुत ही नॉर्मल अंदाज में मुझसे बातें कर रहा था। बल्कि बातें कम ही कर रहा था, वो मेरा मजाक ज़्यादा बना रहा था। हमारा घर बहुत बड़ा था। घर के आगे भी एक बहुत बड़ा सहन खाली था, जबकि पीछे भी एक बहुत बड़ा मैदान खाली था। शाम का वक्त सामने छत पर चहलकदमी कर रही थी जब अचानक से मुझे यूं महसूस हुआ जैसे घर के पिछले हिस्से की तरफ कोई गया हो। मैं तेज़ी से नीचे की तरफ गई। मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। दरअसल वो उस वक्त खाना पकाने में मसरूफ़ थी। जब उनका ध्यान खाना पकाने की तरफ होता था तब वो दूसरी तरफ तवज्जो नहीं दे पाती थी। अभी भी वो अपनी पूरी तवज्जो खाने की तरफ मबजूल किए हुए उसे बना रही थी। मैंने भाई से पूछा तो उसने भी लाइल्मी का इजहार किया। दिल में तो आया कि अपनी कज़न को लेकर घर के पिछले हिस्से की तरफ जाकर देखूं कि वहाँ पर क्या है, मगर फिर ये सोचकर उसे तंग नहीं किया कि ऐसा ना हो वहाँ पर कुछ भी ना हो और मेरी कज़न भी मेरा मजाक उड़ाने लग जाए। मैंने अकेले ही वहाँ पर जाने के बारे में सोचा। अभी मैं आधे रास्ते में ही पहुँची थी जब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वहाँ पर बने कमरे के अंदर दादा अब्बू दाखिल हुए हों। दादा अब्बू को अंदर दाखिल होता देखकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। मेरे कदम वहीं ज़मीन पर जम चुके थे। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं आगे बढ़ सकूं या पीछे हट सकूं। फिर मेरे देखते ही देखते उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। ये देखकर मुझे यकीन आ गया था कि वाकई उस कमरे के अंदर कोई गया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दादा अब्बू उस कमरे के अंदर दाखिल हुए हों? तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया। थोड़ी ही देर बाद मैं उस कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती, मुझे अंदर से बहुत अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से चली जाओ, वरना नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये आवाज़ एक मर्द की थी, मगर मैं ये आवाज़ नहीं पहचान पा रही थी। मुझे इतनी तसल्ली तो हो गई थी कि अंदर दाखिल होने वाला मेरे दादा अब्बू नहीं है। फिर वो शख्स कौन था जो यूं दिन की रोशनी में हमारे घर के अंदर खुलेआम घूम रहा था और कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था? तुम कौन हो और हमारे घर में इस वक्त क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर निकलो, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सब घर वालों को इकट्ठा कर लूंगी। मैंने उसे धमकी देते हुए कहा। दूसरी तरफ गहरी खामोशी छा गई। अब मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। इससे पहले कि मैं दरवाजे पर दस्तक देती या दरवाजे को धकेल कर खोलती, मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ पर मेरी पुप्पो का बेटा खड़ा था, जो इस वक्त संजीदा नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मुझे वहाँ पर खड़ा देखकर वो गुस्सा करने लगा और पूछने लगा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मगरिब की अजानें होने लगी हैं, तमाम घर वाले घर के अंदर मौजूद हैं, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम? उसकी बातें सुनकर मैं गड़बड़ा गई। पहले तो उसे यहाँ पर अचानक मौजूदगी से परेशान हो गई थी और अब उसके सवाल सुनकर मुझे डर लगने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे क्या बताऊं। इससे पहले कि मैं कोई बहाना बनाती, उसने यकदम ही मेरा हाथ पकड़ा। जैसे ही उसका हाथ मेरे हाथ के साथ लगा,
मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे हाथ पर आग लगा दी हो। मुझे शदीद जलन का एहसास हो रहा था। मैं अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसने झटके से मेरे हाथों को और मुझे डांटते हुए कहने लगा, खबरदार जो अब तुमने दोबारा यह हाथ छुड़वाने की कोशिश की, वरना तुम्हें वहीं उस कमरे के अंदर छोड़ाऊंगा। मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मेरे हाथ में जो जलन पैदा हुई थी वो जलन भी खत्म हो गई। थोड़ी ही देर के बाद उसने मुझे घर के दाखिली दरवाजे के सामने छोड़ा और मुझे डांटते हुए कहने लगा, आइंदा मैं कभी भी तुम्हें अकेले इस सुनसान जगह पर ना देखूं। अगर मैंने ऐसा देखा या इस बारे में सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उससे पूछना चाहती थी कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो, मगर मैं पूछ नहीं पा रही थी। मैंने अपनी गर्दन झुका दी और उसे कुछ भी ना कहा। थोड़ी ही देर बाद उसने मेरे सर पर हाथ रखा और उसे थपकते हुए कहने लगा, मुझे पता है जो कुछ तुमने देखा और सुना है। मुझे ये भी पता है कि इस वक्त तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है। तुम बहुत सारी बातें मुझे बताना चाहती हो और तुम डर भी रही हो कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूँगा। फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी तमाम बातों पर यकीन है, लेकिन फ़िलहाल मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनना नहीं चाहता। ये कहकर वो खामोशी से वहाँ से निकल गया, जबकि मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। उसके अलावा रात के वक्त भी मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन नसीब नहीं होता था। पूरी रात मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई देती रहती थी। मैं जब उस पुकार पर उठती थी और बाहर जाती थी तो सामने कोई भी मौजूद नहीं होता था। मुझे शदीद उलझन होने लगती। एक दिन मैं बैठी पेपर की तैयारी कर रही थी कि अचानक ही बिजली चली गई। मैंने मोमबत्ती जला ली और उसे खिड़की में रखकर पलटने ही लगी थी। दादा के कमरे का मंजर देखकर रुक गई। दरअसल उस वक्त दादा के कमरे की लाइट जली हुई थी, जबकि उनके कमरे का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर कौन है जो इस वक्त दादा के कमरे में जा सकता है। अभी मैं इस बारे में सोच फिक्र कर रही थी कि अचानक ही मुझे एक लड़की दादा के कमरे की तरफ जाती हुई दिखाई दी। उस लड़की ने अपने पूरे वजूद को चादर से ढांपा हुआ था, यहाँ तक कि उसके हाथ भी नज़र नहीं आ रहे थे और उसकी चाल से भी मैं वाकिफ़ नहीं थी। मैं पहचान नहीं पा रही थी कि वो कौन लड़की है और रात के इस पहर इस कमरे की तरफ क्यों जा रही है। मैं परेशान हो गई। मैं तेज़ी से बाहर निकली कि अचानक ही रास्ते में मुझे मेरा कज़न मिल गया और मुझे कहने लगा, मेरा कल पेपर है, अगर तुम्हारे पास मोमबत्ती है तो मुझे दे दो। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें वापस आकर देती हूँ, लेकिन वो ज़िद करने लगा और कहने लगा, मुझे अभी और इसी वक्त चाहिए। ना चाहते हुए भी मैं अपने कमरे में चली गई और वहाँ ढूंढने लगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा देर लग गई। कज़न को मोमबत्ती देकर जब मैं बाहर निकली तो बाहर का मंजर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। अब ना तो वहाँ पर दादा के कमरे की लाइट जल रही थी और ना ही कोई लड़की थी जो मुझे दिखाई दे रही थी। मैं परेशान हो गई। मैंने अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा दिया और सोचने लगी कि आखिर इस घर में क्या चल रहा है। मुझे वहाँ पर बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी जब मुझे यूं महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे से तेज़ी से गुजरा हो। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक ही ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। उन हवाओं में बहुत ही प्यारी खुशबू थी। इस खुशबू को तो मैं लाखों में पहचानती थी। दरअसल मेरे दादा भी यही खुशबू इस्तेमाल किया करते थे। अचानक ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दादा वापस आ गए हैं। मैं चारों तरफ देखने लगी मगर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। अचानक ही मेरी नज़र छत की तरफ उठी जहाँ पर उस वक्त मुझे एक मर्द खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस मर्द को देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मेरे जहन में सबसे पहला जो अक्स आया था वो अपने मरे हुए दादा का ही था। इससे पहले कि मैं अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाती, मेरे जहन में साइम की आवाज़ गूंजने लगी जिसने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुम्हें तन्हाई में किसी से भी मिलने की या किसी भी वीरान जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है।
एक लम्हे के लिए तो दिल में आया कि साइम की बात मान लेती हूँ, लेकिन फिर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर ना चाहते हुए भी छत की तरफ चल दी। अभी मैंने चंद कदम ही उठाए थे जब मुझे छत से एक मर्द के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो उस वक्त फूट फूट कर रो रहा था। मैंने फिक्रमंदी से घर के अंदरूनी दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था। मैं सोच रही थी कि ये आवाज़ें सुनकर तमाम घर वाले बाहर निकल आएंगे, मगर हैरानगी की बात तो ये थी, निकलना तो दूर की बात, अंदर से कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे सब लोग घोड़े गधे बेचकर सो रहे हों। मुझे उन पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं वहीं पर खड़ी यही बातें सोच रही थी जब मुझे दोबारा से अपने नाम की पुकार सुनाई दी, और उसके साथ ही उस मर्द की आवाज़ भी सुनाई दी जो रोते हुए कह रहा था, नौशाबा जल्दी से आओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अगर तुम ना आई तो ये सब मुझे मार डालेंगे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं दोबारा से अपने कदम छत की तरफ बढ़ाने लगी, लेकिन जब मैं छत पर पहुंची तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सामने कोई भी मौजूद नहीं था। उसके साथ ही मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपने दाएं जानिब देखा तो वहाँ पर मुझे एक साया नजर आया। उसके साथ ही मेरे कानों में सरगोशी हुई, नौशाबा तुम बहुत ही बेवकूफ़ लड़की हो। तुम अपने दादा पर तो बिल्कुल भी नहीं गई। तुम्हारा दादा तो तुम्हारी बहुत तारीफ़ें करता था कि तुम बहुत चालाक हो और उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हो, लेकिन तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा मासूम निकली। इससे पहले कि मेरा दिमाग काबू से बाहर हो जाता और मैं चकरा कर वहाँ पर गिर पड़ती, मुझे अचानक ही अपने पुप्पो के बेटे की आवाज़ सुनाई दी, जो करीब ही छत पर खड़ा मुझे पुकार रहा था। हमेशा की तरह वो यहाँ भी आ गया था। उसको देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे इस तरह से रोता देखकर वो छत फलांग कर मेरे घर पर आ गया और मेरे करीब आकर मुझसे पूछने लगा, क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो, और तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि यूं तन्हा रात के वक्त छत पर मत आया करो। मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे इस तरह से रोता देखकर वो मज़ीद परेशान हो गया और मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, नौशाबा देखो, रोना बंद करो और मुझे सही से ही बताओ कि तुम्हें क्या मसला हुआ है। क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है या फिर तुम्हें डर लग रहा है? अपने इंतहाई करीब से उसकी आवाज़ सुनकर मैं जल्दी से होश की दुनिया में आई और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गई थी। मैं उससे कुछ फासले पर खड़ी हो गई और अपने आप पर काबू पाते हुए उसे कहने लगी, दरअसल मुझे डर लग रहा था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। यहाँ पर जब मैं आई तो मुझे यहाँ पर किसी के हंसने की आवाज़ भी सुनाई दी, जिसकी वजह से मेरे डर में मज़ीद इजाफा हो गया। मैंने उसे दादा के कमरे में रोशनी वाली बात नहीं बताई थी। वो बात मैं गोल मोल कर गई। मेरी बातें सुनकर उसने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और कहने लगा, उफ नौशाबा, मुझे समझ नहीं आती कि मैं तुम्हें किस तरह से रोकूं। तुम्हें पता भी है कि आजकल इस घर में बहुत ही अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपने आप को अपने कमरे तक ही महदूद रखो, और तुम्हें अगर कुछ भी अनोखा दिखाई देता है या कोई अजीबो गरीब आवाज़ सुनाई देती है तो उसकी तरफ ध्यान मत दो। तुम जितना उसकी तरफ ध्यान दोगी उतना ही तुम अपने आप को मुश्किल में डाल लोगी। अभी वो मुझसे बात कर रहा था जब मेरी नज़र उसकी पीठ पीछे खड़े एक नौजवान पर पड़ी, जिसने अपने चेहरे को टोपी से ढांपा हुआ था। अचानक ही उसके पीछे नौजवान को नमूदार होता देखकर मेरी चीखें बुलंद हो गईं। उसने यकदम ही मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे डांटते हुए कहने लगा, क्या हो गया है? अब तुम क्या चाहती हो कि सब घर वाले हमें यहाँ पर पकड़ लें और फिर हमें गलत समझें? उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और इस तरफ इशारा करने लगी जहाँ पर थोड़ी देर पहले मुझे एक नौजवान नजर आया था। साइम मुझे कहने लगा, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता है, तुम मुझे मत बताओ।
तो मुझ पर सिर्फ एक एहसान कर दो कि खुद को इन सब से दूर रखो और ख़ुद को इन सब के हवाले मत करो। तुम इन चीज़ों को अपनी कमज़ोरियाँ दे रही हो। जब एक बार ये चीज़ें जान गई कि तुम किस चीज़ से खौफज़दा होती हो तो ये तुम्हें अपना ग़ुलाम बना लेंगी। साइम की बातें मुझे बहुत खौफज़दा कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गया और मुझे कहने लगा, अभी मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की इजाज़त नहीं है, और अगर इजाज़त मिल भी गई तब भी मैं तुम्हें कभी भी इस बारे में बता नहीं सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने करीबी लोगों से नफ़रत करना शुरू कर दो। उसकी बात सुनकर मैंने उसकी बाजू पकड़ी और उसे झंझोड़ते हुए कहने लगी, मैं किसी से भी नफ़रत नहीं करूँगी। तुम इस चीज़ की फ़िक्र मत करो। तुम बस मुझे वो बताओ जो कुछ हकीकत है, वरना मेरा दिमाग सोच सोच कर पागल हो जाएगा। उसने एक झटके से अपनी बाजू छुड़ाई और मुझे कहने लगा, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि नीचे जाकर आराम करो, लेकिन फिर भी तुम्हें आराम नहीं आ रहा तो जो दिल चाहे करो। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाना था। अब इसके आगे मैं तुम्हारे हाथ पांव नहीं पकड़ सकता और ना ही तुम्हें रोक सकता हूं। ये कहकर वो दीवार फलांकर दोबारा अपने घर की तरफ चला गया। उसे जाते हुए देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। न जाने क्यों मैंने उससे बहुत सारी उम्मीदें बांध ली थी। अभी जब मेरी ये उम्मीदें टूट रही थी तो मुझे रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि वो मुझे सारी हकीकत के बारे में बता देगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो भी मुझे बाकी लोगों की तरह अंधेरे में ही रखेगा। थोड़ी देर तक तो मैं वहीं पर खड़ी रही, फिर अचानक ही मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूं, बल्कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई मौजूद है। मेरा दिल तेजी से घबराने लगा। मैं जल्दी से वहाँ से हटी और भागती हुई नीचे आ गई। मेरी सांस बहुत बुरी तरह से फूली हुई थी। अभी मैं कमरे में दाखिल हो ही रही थी कि मेरी नज़र अपनी अम्मी के कमरे पर पड़ी, जिनके कमरे की लाइट अभी तक जल रही थी। एक लम्हे के लिए तो मेरे दिल में आया कि उनसे जाकर बातें करूं, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि आधी रात को उन्हें तंग करना ठीक नहीं होगा। वो सारी रात मैंने जागते हुए और इसी मामले में सोचते हुए गुजारी। एक लम्हे के लिए भी मुझे चैन नसीब नहीं हो रहा था और ना ही मुझे नींद आ रही थी। मुझे सिर्फ और सिर्फ शदीद खौफ महसूस हो रहा था और बेबसी का भी एहसास हो रहा था। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस दिन मेरे साथ ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जिन्हें ना तो मैं किसी से बयान कर पाऊंगी और ना ही खुद सह पाऊंगी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो पूरे घर में एक अजीब सी उदासी फैली हुई थी। कोई शख्स भी एक दूसरे से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा था। मेरी अम्मी तो सबसे कटी हुई फिर रही थी। जब मैं दादों के पास जाकर बैठी तो वो मुझे अपने पास से उठाते हुए कहने लगी, चलो यहाँ से उठो, वरना तुम्हारी अम्मी फिर गुस्सा करना शुरू हो जाएंगी। मैंने दादों से कहा कि वो क्यों गुस्सा करेंगी, तो वो मुझे कहने लगी, उसका जवाब भी तुम्हें तुम्हारी माँ ही देगी। मैं उनके करीब से उठ गई और थोड़े ही फासले पर पड़ी हुई एक और चारपाई पर बैठ गई। वहाँ पर आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। मैं चारपाई पर अकेली बैठी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से टांगे हिला रही थी, जब अचानक ही किसी ने मेरी टांगे पकड़ ली। मैंने अपनी टांगे उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मैं चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पा रही थी। एक बेबसी थी जिसने मेरे पूरे वजूद पर कब्जा कर लिया था। अचानक ही मेरा भाई घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैंने अपने भाई को देखा, मेरी टांगें भी आज़ाद हो गई। मैं जल्दी से चारपाई के ऊपर होकर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। मेरा चेहरा उस वक्त खौफ और बेबसी से लाल हो गया था। मेरी ये हालत देखकर भाई परेशान हो गया और मुझसे पूछने लगा, क्या हुआ है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? भाई की बात सुनकर मैं खामोशी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। अपने मुंह से मैं एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पा रही थी। ये सब देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी तरह से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुझे पता चल गया था
कि अभी मेरे साथ कोई और भी मौजूद है जो मेरे साथ ये सारी हरकतें कर रहा है। जब मैं ये सोचती कि एक दिन वो मेरे सामने आएगा तो मेरा पूरा वजूद खौफ से कांप जाता। मुझे बचपन से ही जिन्नों चुड़ैलों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और अब जब मैं इस झमेले में फंस गई थी, मैंने अम्मी को कमरे से बाहर निकलता देखा तो तेज़ी से भागती हुई उनके पास गई। मैंने उन्हें कहा, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। कभी वो मेरी तरफ देखती और कभी वो दादा के कमरे की तरफ देखती। उनके नज़रों के ताक़ुब में जब मैंने देखा तो मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसके साथ ही मैंने अम्मी को कहा कि मैंने आपसे दादा के कमरे के बारे में ही बात करनी है। मेरी अम्मी के चेहरे पर एक साया आकर लहराया। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे कदरे साइड पर ले गई और मुझे कहने लगी, अब मुझे बताओ कि तुमने इस बारे में कौन सी बात करनी है। तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था कि तुमने दादा के कमरे की तरफ नहीं जाना। मुझे पता है कि तुम दादा के कमरे की तरफ गई हो और कुछ ऐसा वैसा हो गया है। अम्मी एकदम परेशान हो गई थी और बहुत खफगी का इजहार करने लगी। अम्मी की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उन्हें कहा, मैं दादा के कमरे की तरफ तो नहीं गई और ना ही मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ है, बल्कि मैंने वहाँ पर रात के अंधेरे में एक लड़की को जाते देखा था। दरअसल उस वक्त दादा के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था जहाँ से रोशनी बाहर निकल रही थी, और फिर मेरे देखते ही देखते एक लड़की गुसल खाने से निकली और तेज़ी से दादा के कमरे की तरफ चल दी। मेरी बात सुनकर अम्मी चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई और फिर फिक्रमंदी से मुझसे पूछने लगी, क्या तुमने उस औरत का चेहरा देखा था? अम्मी की बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा, मैं उस औरत का चेहरा नहीं देख सकी और ना ही उसे पहचान सकी। इसी वजह से आपके पास आ गई हूँ। आपसे पूछ रही हूँ कि आखिर कौन है जो रात के अंधेरे में दादा अब्बू के कमरे में जा सकता है और उसके पास दादा के कमरे की चाबियाँ भी मौजूद हैं। अम्मी ने एक गहरी सांस ली और मेरे सर पर चमट लगाते हुए कहने लगी, तुम्हें इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस ये बात किसी को भी मत बताना और ये बात अपने तक ही महदूद रखो। अगर मुझे पता चला कि घर के बाकी लोगों को भी ये बात मालूम हुई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैं अम्मी से पूछना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे क्या माजरा है, लेकिन अम्मी अब मेरी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो मुझे सिर्फ एक ही हिदायत कर रही थी कि ये बात सिर्फ अपने तक महदूद रखो। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि इस सब के साथ अम्मी का भी एक गहरा ताल्लुक है। जब से मैंने ये बात अम्मी को बताई थी तब से मेरे कानों में एक ही सरगोशी हो रही थी, तुमने मेरी शिकायत लगाई नौशाबा, तुमने मेरी शिकायत लगाई। मैं तुम्हें कभी भी इसके लिए माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुम्हें मुझे इसका हिसाब देना होगा। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया, लेकिन ये आवाज़ मुझे मुसलसल सुनाई दे रही थी। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं रोते रोते सहन में ही बैठ गई। मैं ये बात भूल चुकी थी कि उस वक्त घर में बाकी लोग भी मौजूद हैं। दादी तेज़ी से भागती हुई मेरे पास आई और मुझे गले लगाते हुए कहने लगी, क्या हो गया है मेरे बच्चे को? तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? दादी की आवाज़ सुनकर मैं तेज़ी से उनसे लिपट गई और उन्हें कहने लगी, वो मुझे तंग कर रहा है। वो मुझे कहता है कि वो मुझे इस वक्त की सज़ा देगा। उस वक्त मेरे मुंह में जो भी आ रहा था मैं वो कह रही थी। दादी मुझे तसल्ली देने लगी और कहा कि कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, और उसके साथ ही वो मेरी अम्मी को डांटने लगी और उन्हें कहने लगी, जब तुम्हारे ससुर की मौत के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा से ये सब कुछ क्यों शुरू कर दिया? दादी की बात सुनकर अम्मी ने लाइल्मी का इजहार किया और कहा कि मुझे खुद इस बारे में पता नहीं है, मैं खुद इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे एक बात की ठीक तरह से समझ आ चुकी थी। वो ये थी कि अगर मैंने महफूज रहना था
तो मुझे इन चीज़ों से खुद को दूर रखना था। साइम बिल्कुल ठीक कह रहा था कि अगर मैं इन चीज़ों में मज़ीद उलझी तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही नुकसान पहुंचाऊंगी। मैं बहुत बुरी तरह डर चुकी थी। अब मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं थी कि मैं इस सब के बारे में सोच सकूं या फिर कुछ नया अमल कर सकूं। दादी ने अपने गले से तावीज़ निकालकर मेरे गले में डाला और कहने लगी कि अब मेरी बेटी महफूज हो गई है। अब मेरी बेटी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और ना ही इसे कोई डरा सकेगा। दादी की बात सुनकर मैंने सर उठाया। वाकई वो तावीज़ गले में डालने की वजह से मेरे दिल को काफ़ी हद तक तसल्ली हो गई थी, वरना थोड़ी देर पहले तब तक तो मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। मेरे वजूद में अब दोबारा से हिम्मत आ गई। शाम के वक्त मैं बाहर चहलकदमी कर रही थी जब मुझे दादी की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेज़ी से दादी के कमरे में गई। दादी ने मुझे अपने पास बिठाया और मुझे कहने लगी, जब ये तावीज़ मेरे पास था मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता था, क्योंकि ये तावीज़ बहुत ताकतवर है। ये नापाक चीज़ों को करीब नहीं आने देता। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी किसी से डर नहीं लगता होगा। अब तुम्हारे पास ही एक मौका है। तुम जान सकती हो कि ये सब कुछ करने वाला कौन है। दादी ने मज़ीद कहा कि मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रात के वक्त उठूं और बाहर जाकर देख सकूं कि क्या हो रहा है। और फिर दादी ने मुझे वो सब कुछ बताया जो मैंने देखा था। दादी ने बताया कि उन्होंने भी रात के वक्त अक्सर ही दादा के कमरे से रोशनी को निकलते हुए देखा है और फिर एक औरत को उस कमरे के अंदर जाते हुए भी देखा है, मगर वो आज तक ये बात नहीं पता लगा पाई कि वो औरत कौन है। दादी की बात करने में उन्हें तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करें, अब आप ये काम मुझ पर छोड़ दें। ये कहकर मैं दोबारा से अपने कमरे में वापस आ गई। रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब मुझे बाहर से सरगोशियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने खिड़की से देखा तो दादा के कमरे की लाइट दोबारा से जल रही थी और एक औरत दोबारा से उस कमरे की तरफ जा रही थी। मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकली। वो औरत थोड़ी ही देर बाद कमरे के अंदर दाखिल हो गई। उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैं थोड़ी देर बाहर ही रुकी। तकरीबन 15 मिनट गुजरने के बाद मैंने दरवाज़ा हल्का सा खोला। सामने का मंजर देखकर मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो। उस औरत ने चादर उतारकर साइड पर रखी हुई थी और वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ थी, जो वहाँ पर अपने सामने मुख्तलिफ चीज़ें रखे हुए न जाने कौन सा अमल कर रही थी। मैं तेज़ी से पीछे हटी। मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर साइम खड़ा था। वो मुझे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो मुझे कहने लगा, चलो मैं तुम्हें सारी हकीकत के बारे में बताता हूँ। मैं उसके साथ चहलकदमी करने लगी। तब उसने मुझे बताया कि मेरा दादा काला इल्म करता था और इस बारे में सिर्फ घर के बड़े लोगों को ही पता था। दादा की मौत भी इसी वजह से हुई थी कि जिन्नात उनके काबू से बाहर हो गए थे। मेरे दादा से वो काला इल्म 2 लोग सीख रहे थे, एक साइम और दूसरी मेरी माँ। दादा के इंतकाल के बाद साइम ने वो इल्म छोड़ दिया, जबकि मेरी माँ अभी भी वो इल्म सारा का सारा हासिल करने पर तुली हुई थी। इस दौरान वो ये बात भूल चुकी थी कि ये सब करने से ख़ानदान को नुकसान पहुंच रहा है। सिर्फ साइम को ही ये बात पता थी कि मेरी माँ ही रोज़ उस कमरे में आती है और यहाँ पर काला इल्म सीखती है। बाकी तमाम घर वाले यही समझते थे कि इस घर में अभी भी दादा के छोड़े हुए जिन्नात मौजूद हैं, जबकि वो जिन्नात दादा के नहीं बल्कि मेरी माँ के बुलाए हुए थे। साइम ने मुझे कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो अपनी माँ को रोक सकती हो। अगले दिन मैं अपनी माँ के कदमों में बैठ गई और रोते हुए उनकी मिन्नतें करने लगी कि खुदा के लिए वो ये सब छोड़ दें, क्योंकि साइम ने मुझे ये भी बताया था कि अगर वो ये इल्म मुकम्मल तौर पर हासिल करने में नाकाम हो जाती हैं तो उनकी भी मौत हो जाएगी। मगर मेरी माँ ने बात नहीं मानी और अपना काम जारी रखा। तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही
उनकी भी इसी तरह से मौत वाक़या हो गई। मुझे अपनी माँ की मौत पर बहुत अफसोस था, मगर मुझे इस बात पर अफसोस नहीं था कि मैंने अपनी माँ को समझाया नहीं था। मैंने अपनी माँ को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। दूसरी तरफ साइम भी उन चीज़ों को छोड़ चुका था। चंद ही महीनों के बाद हमने ये घर बेच दिया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर खुदा का शुक्र था कि इस तरह के मामलात नहीं थे। थोड़े ही अरसे बाद मेरी दादी ने साइम के साथ मेरी शादी तय कर दी और 1 महीने के बाद ही हम दोनों का निकाह हो गया। साइम तमाम काले काम छोड़ चुका है। अब हम एक बहुत ही इज्जत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।